हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत में जो मिट्टियाँ हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत में मिट्टियाँ कितने प्रकार की है, आईसीएआर के अनुसार उनका वर्गीकरण। देखो, वर्तमान समय में हमारे देश की मिट्टियाँ अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें कुछ समस्याएं इस प्रकार है। सबसे पहले आता है मृदा अपरदन। दूसरा है जल जमाव, यानी कि किसी अगर भूमि पर निकास की सही व्यवस्था नहीं है और उस मिट्टी में पानी भरा रहता है तो वो जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरी है अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता, बंजर भूमि की समस्या, मरुस्थलीकरण, यानी कि जब बालुई मिट्टी उपजाऊ मिट्टी के ऊपर उसका विस्तार हो जाता है तो उसको मरुस्थलीकरण कहते हैं। मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण करना, यानी कि फसल चक्र नहीं अपनाना, पृथ्वी भूमि नहीं छोड़ना, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, अत्यधिक सिंचाई करना, ये सभी मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण है। इसमें जो सबसे मेन जो समस्या है या सबसे गंभीर समस्या है वर्तमान समय में, वो है मृदा अपरदन की समस्या। आईसीएआर के अनुसार भारत की 60% भूमि मृदा क्षरण की समस्या से ग्रसित है। अब देखो, जितनी टोटल जो भूमि है उसका 60% तो मृदा अपरदन वहाँ पर होता ही है। रसेल के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 1/8 सेंटीमीटर मोटी मृदा परत का क्षरण हो जाता है प्रति वर्ष। अब देखो, ऐसे कहा जाता है कि मिट्टी की 1 सेंटीमीटर बनने में बहुत सारे लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इतना जब भूमि है वो उसका क्षरण हो रहा है। और देखो, जो मृदा अपरदन है उसके लिए मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक क्या है, उत्तरदायी है। ऐसा नहीं है कि मानव ही सहारा करता है, नहीं, इसके लिए प्राकृतिक जो कारक है वो भी उत्तरदायी है। मानव द्वारा कृषि भूमि के अवैज्ञानिक प्रयोग के कारण मृदा अपरदन की समस्या क्या हो जाती है, गंभीर हो जाती है। और जैसे चंबल नदी की द्रोणी है उसमें बीड़ बहुत विस्तृत है, तो ये एक प्राकृतिक कारण है कि जब चंबल नदी का पानी बहुत तीव्र वेग से आता है तो वो भूमि को काट के और बड़े बड़े बीड़ बना देता है। मृदा अपरदन के प्रकार तो दो तरह से होता है मृदा अपरदन। एक होता है परत अपरदन, जिसको सीट इरोजन भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, जैसे कि ऊपरी परत जब वायु या जल के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत भागकर या उड़ाकर ले जाती है तो इसे परत अपरदन कहते हैं, यानी कि मिट्टी की परत दर परत अपरदन। जैसे पश्चिमी भारत में अवनलिका अपरदन होता है, जिसमें तीव्र गति से बहता हुआ जल मिट्टी को काट कर और उसमें गहरी नलियाँ, खड्डे या बीड़ का निर्माण कर देते, तो इसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। और इस तरह का जो अपरदन है वो हम चंबल जो क्षेत्र है उसमें देख सकते हैं। इसमें जो अपरदन परत अपरदन होता है उसमें ऊपरी पूरी परत हटती है, अवनलिका में लंबी लंबी गहरी खाइयाँ बनती हैं। मृदा अपरदन के कारक तो देखो, भारत में जल और वायु दोनों ही कारकों द्वारा मृदा अपरदन होता है। अब देखो, जल अपरदन से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो हैं शिवालिक एवं हिमालय पर्वत, दूसरा है यमुना एवं चंबल नदी की घाटी, उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश का ब्रज भूमि क्षेत्र, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी जल से अपरदित क्षेत्र हैं। अगला आता है वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा। वायु एवं जल दोनों के द्वारा अपरदित जो क्षेत्र है वो है मैदानी भाग, जहाँ पर वर्षा ऋतु में तो जल से द्वारा और शुष्क मौसम में वायु द्वारा अपरदन होता है। अब देखो, मृदा अपरदन के जो कारण कौन कौन से, जिसमें पहला है तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, यानी कि जब बहुत तेज और तीव्र बारिश होती है तो वो परत अपरदन और अवनलिका अपरदन दोनों ही करते हैं। तीव्र वायु, जब बहुत तेज वायु चलती है तो वो भी मिट्टी का अपरदन करती है। भूमि का तीव्र ढाल होने पर अगर उसमें थोड़ा सा भी हलचल होती है तो वो पूरी भूमि का अपरदन हो जाता है। मिट्टी का हल्कापन होना, वृक्षों की कटाई, क्योंकि वृक्ष मिट्टी को अपनी जड़ों के द्वारा बांध के रखते हैं, तो अगर हम वृक्ष काट देंगे तो उसके कारण वहाँ की जो भूमि है वो ढीली पड़ जाती है और उसका अपरदन बहुत आसानी से हो जाता है। अतिचारण, यानी कि वही बात है कि पशुओं के जो खुर होते हैं उनसे भी मिट्टी ढीली पड़ती है अतिचारण करने से, और वो जो वनस्पतियाँ हैं उनको भी खा जाती है। अवैज्ञानिक कृषि,
जैसे ढाल के समानांतर खेत की जुताई, अगर ढाल और उसी के समानांतर हम खेतों की जुताई करेंगे तो वो वहाँ की मिट्टी का अपरदन बहुत शीघ्र से होता है। फसल चक्र ने अपनाना, अत्यधिक सिंचाई एवं उर्वरकों का प्रयोग आदि। झूम कृषि, अब देखो झूम कृषि क्या होती है कि जंगल में दो चार खेतों जितने वनस्पति को काट के उसको वहाँ पर जला देते हैं, उस वनस्पति को इकट्ठा करके फिर उसमें 4-5 साल खेती करते हैं और फिर उसको ऐसे ही खाली छोड़ के चले जाते हैं, तो वो वहाँ की भूमि का क्या होता है, अपरदन होता है। विकास कार्य, जैसे कि किसी क्षेत्र में अगर खनिजों की खुदाई करते हैं तो जहाँ पर वो खदान होती है उस क्षेत्र की तो मिट्टी अपरदित होती है, साथ में उन खदानों से निकलने वाले मलबे को भी आसपास की भूमि पर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ की मिट्टी भी क्या होती है, खराब हो जाती है। सड़क निर्माण करना या बांध बनाना, ये सभी विकास कार्य कारण भी मृदा अपरदन होता है। अब भारत में मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र, जिसमें पहला है मध्य भारत में चंबल, यमुना एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी। अब देखो ये जो क्षेत्र है ये अवनलिका अपरदन से प्रभावित है और इस क्षेत्र की मिट्टी काफ़ी हल्की है और वनस्पति का क्या है, यहाँ पर आवरण भी जो वनस्पति के आवरण का भी यहाँ पर अभाव है, जिस कारण से इस क्षेत्र में मृदा का अपरदन काफ़ी तीव्र गति से होता है। उत्तरी पूर्वी भारत, और देखो उत्तरी पूर्वी भारत में जो अपरदन होता है उसे रेंगती मिट्टी का क्षेत्र भी कहा जाता है और यहाँ 60% भूमि गंभीर रूप से मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इसका कारण है, देखो जो उत्तरी पूर्वी भारत है इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर जो वनों की कटाई की जा रही है, साथ ही यहाँ पर झूम एवं सीढ़ी नुमा कृषि कार्य होते हैं और भारी बारिश भी होती है उत्तरी पूर्वी भारत में, तो ये सब यहाँ के मृदा अपरदन के कारण है। हिमालय एवं शिवालिक क्षेत्र, तो यहाँ पर वनों की कटाई एवं कृषि कार्य के विस्तार के कारण असम एवं कुमायूं हिमालय में ये समस्या है। और जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है उसमें इस समस्या का कारण अतिचारण यानी कि पशुओं की चराई है। छोटा नागपुर क्षेत्र, यहाँ पर वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र, तो यहाँ पर देखो जो प्राकृतिक कारक है वायु वो तो पहले से ही प्रभावी है, साथ ही यहाँ पर अतिचारण या वनस्पति का अभाव, ये सभी कारण उत्तरदायी है। अब हम मृदा अपरदन को रोकने में क्या क्या रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसमें पहला आता है वृक्षारोपण, और विशेषकर पहाड़ी ढालों या बंजर भूमि, नदियों के किनारे, ये अगर हम बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएं तो ये मृदा अपरदन को रोकने का सबसे सहायक या सबसे प्रबल उपाय हो सकता है। साथ ही अतिचारण को नियंत्रित करना, यानी कि हो सके तो इसको पशुओं को ऐसे ही जहाँ पर मिट्टी पहले से अपरदित है उन क्षेत्रों में उनका चारण को नियंत्रित करना। फसल चक्र अपनाना और जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए मेड़बंदी करना, खेतों पर मेड़बंदी की जा सकती है। और समोच्च रेखी एवं ढाल के लंबवत खेत जोत कर, यानी कि जिस तरफ ढाल है उसके लंबवत या समोच्च रेखी ढाल के अनुसार उबड़ खाबड़ भूमि को समतल करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। स्थानांतरित या झूम कृषि को रोककर पट्टीदार कृषि अपनाकर, इसके साथ ही कुछ और भी उपाय कर सकते हैं कि हम कृषि भूमि को खुला ना छोड़ें, जब कोई फसल ना हो तो उसको वनस्पति या इनसे घास फूस हो इनसे कवर कर दें। उससे क्या होगा कि मिट्टी उड़ेगी नहीं, अपरदन कम होगा उसका परत अपरदन, और उसके साथ ही उसमें नमी की मात्रा भी कम नहीं होगी। समुचित उर्वरक एवं सिंचाई द्वारा मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखकर, अब देखो भारत सरकार ने भी 1953 में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड का गठन किया, किसके लिए, मृदा अपरदन की समस्या को रोकने के लिए। और उसके जो ये बोर्ड है इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला है कि असमतल या उबड़ खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना, उसको समतल करके। दूसरा, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रण करना, यानी कि जो मरुस्थल है वो फैल रहा है, जो कृषि योग्य भूमि है उस पर भी फैल रहा है तो उसको नियंत्रित करना। साथ ही वर्तमान कृषित भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, कि वर्तमान में जो कृषि भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति को हम बनाए रखें ताकि वो अनुरक ना हो और
वो मृदा अपरदन की समस्या से भी दूषित ना हो। तो ये था मृदा अपरदन, उसके प्रकार, कारक और उसके जो प्रभावित क्षेत्र हैं और उसके उपाय।